हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई करियर पॉइंट। पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में मैं आपसे मैक्सिमा मिनिमा के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे यूजुअली स्टूडेंट्स कई बार थोड़ा डिफिकल्ट महसूस करते हैं, और ये है इनइक्वालिटीज को मैनेज करना। मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत ही वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, और इससे अलग अलग तरह के प्रोफाइल के क्वेश्चंस बनते हैं, और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है इनइक्वालिटीज को हैंडल करना। इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें क्वेश्चन दो वैरायटी के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं यूजुअली, और उनमें एक प्रोफाइल ऐसा होता है जिसमें आपको फंक्शन इजीली समझ में आ जाता है कि कौन से फंक्शन के ऊपर हमें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए उस इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए, उसे जस्टिफाई करने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए। और एक ऐसा प्रोफाइल होता है जिसमें आपको इनइक्वालिटी तो सामने दी गई होती है, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि कौन सा फंक्शन आपको पिक करना होगा उस इनइक्वालिटी को मैनेज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, या हैंडल करने के लिए, या प्रूव करने के लिए। तो वहां पर आपको उस इनइक्वालिटी में जो नंबर्स या जो डेटास दिए हुए होते हैं उन्हें रीअरेंज करके फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। आज इसी तरह के प्रोफाइल्स पर मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं, और इस तरह के क्वेश्चंस जेईई में रेगुलरली पूछे जाते रहे हैं। मैं जिन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं पहले आप एक बार उसका एग्जांपल देखिए। जैसे ये एक इनइक्वालिटी है, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर, यानी x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है, यानी एक तरह से इसे आपको सॉल्व करना है। यहां पर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो आप कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन पिक करना है। लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर इनइक्वालिटीज तो दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। कुछ इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इनमें कुछ डेटास का कंपैरिजन हो रहा है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनइक्वालिटी सही है, कौन सा कंपैरिजन सही है। ये क्वेश्चन भी कैलकुलस का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेकिन यहां आपको फंक्शन पता नहीं चलता कि कौन से फंक्शन के ऊपर हमें कैलकुलस या मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करना चाहिए। तो इन्हीं प्रोफाइल के क्वेश्चंस को आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। आई एम श्योर कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद इस वैरायटी के कई क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स रेगुलरली हम इस चैनल पर दे रहे हैं। आप जो भी नए स्टूडेंट्स यहां पर इस चैनल पर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कोई सेशन आपका मिस नहीं हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये वाला एग्जांपल पिक कर रहा हूं जिसकी मैंने पहले आपसे बात की थी। यहां पर हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि ये इनइक्वालिटी कौन से एक्स के लिए ट्रू है। तो यहां एक तरह से ये एक नहीं बल्कि दो इनइक्वालिटीज हैं। हम इसे दो इनइक्वालिटीज के ग्रुप में समझेंगे। पहला एक ये वाला एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि हमें ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हमें ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, यानी हमें दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ये दो क्वेश्चंस हो गए, और वो एक्स जिसके लिए दोनों केसेस ट्रू होते हैं वो वाला एक्स हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे हैंडल करेंगे? चलिए एक बार ऑप्शंस को हटा देते हैं और केवल इस इनइक्वालिटी को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर पहले ये वाला पार्ट पिक कर रहा हूं और इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि ये कौन से एक्स के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन fx डिफाइन कर लेंगे, और वो fx होगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। हमने इस x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया और ये एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। तो इस तरह की इनइक्वालिटी में फंक्शन को सेलेक्ट करना बहुत आसान होता है, और आसानी से आपको पता चल जाता है कि फंक्शन क्या लिया जाए। और अब आपका टारगेट क्या हो गया, इस फंक्शन को लेस देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना हमारा टारगेट हो गया। यानी अब हमारा ऑब्जेक्ट इज टू प्रूव fx लेस देन इक्वल्स टू 0। कौन से x के लिए ये प्रूव होगा वो x फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं इस इस fx को लेस देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना चाहता हूं, यानी इसकी वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो ऐसा चेक करना चाहता हूं, यानी इसकी हर वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो। जब हर वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 0 या 0 से स्मॉलर ही होनी चाहिए, ऐसा पता कर लिया जाए। यानी इस fx की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली जाए, और वो 0 या 0 से स्मॉलर आती है या नहीं आती है, या fx की कौन सी वैल्यू 0 के कंपैरिजन में स्मॉलर है वो निकाल ली जाए, तो हम इस क्वेश्चन को मैनेज कर लेंगे। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया इस fx की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना, और इस काम के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा और यहां से f' x निकाल लिया जाएगा 1/1 प्लस x माइनस 1।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और बहुत आसानी से आप चेक कर रहे हैं डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखिए डोमेन हमें चेक करना जरूरी है। इस जगह पर डोमेन है x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 के लिए ही ये डिफाइन होगा। x ग्रेटर देन -1 तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव हो गया, और 0 x इज इक्वल टू 0 न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है इस fx फंक्शन का। और यहां पर हम देख रहे हैं x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इधर माइनस साइन होगा और इधर प्लस साइन होगा, यानी 0 से पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डेरिवेटिव का साइन प्लस है, 0 के बाद डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव हो गया, यानी 0 के बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। फंक्शन 0 तक इंक्रीज हुआ क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अपने डोमेन में -1 से डोमेन शुरू हो रहा है, 0 तक फंक्शन इंक्रीज हुआ, 0 के बाद फंक्शन डिक्रीज हो गया। इसका मतलब फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पर आ रही है। सो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट वेयर fx अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो f मैक्सिमम इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, और f ऑफ 0 फाइंड आउट कर लीजिए। f ऑफ 0 है ln1 माइनस 0 यानी 0। मैक्सिमम वैल्यू अगर 0 आ गई है तो बाकी सब वैल्यूज 0 या 0 से स्मॉलर ही होंगी। सो आई कैन से दैट fx लेस देन इक्वल्स टू 0। कहां, एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। एवरीवेयर का मतलब अपने डोमेन में। अब इसका डोमेन क्या है वो देख लेते हैं, x -1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी fx का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से स्मॉलर आ रहा है। कहां पर, जहां जहां भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है। सो वी कैन से दैट फॉर ऑल x -1 टू इंफिनिटी, -1 से लेकर इंफिनिटी तक पूरे इंटरवल में fx का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 आता है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी कहां ट्रू है, ये इनइक्वालिटी ट्रू है -1 टू इंफिनिटी इंटरवल में, राइट। इसी तरह से अब हम इसको भी चेक करेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली ये समझ में आ गया कि -1 टू इंफिनिटी आंसर हो सकता है, बट मेक इट वेरी क्लियर ये वाला भी उस वाले इंटरवल के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये किसी और इंटरवल के लिए सेटिस्फाई होता है, ऑब्वियसली -1 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि -1 से लेस पर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन -1 टू इंफिनिटी के भी किसी सबसेट में ही अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो उन दोनों इंटरवल्स का, उसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन लेकर ही इस इनइक्वालिटी के लिए आंसर को क्लेम किया जाएगा। लेकिन अगर ये साइड भी इस पूरे इंटरवल में सेटिस्फाई हो गई तो फिर ये पूरा इंटरवल ही आंसर बन जाएगा। तो अब मैं सेकंड पार्ट को पिक कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को लेफ्ट साइड पर ले लें या इस वाले टर्म को इस वाले साइड पर ले लें। तो मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर देता हूं। नाउ लेट gx इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स। मैंने इस x अपॉन 1 प्लस एक्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब अगर इसको मैंने राइट साइड पर शिफ्ट किया है तो अब मेरा टारगेट हो गया gx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना। ओके, नाउ our target is to check for gx greater than equal to 0। gx greater than equal to 0 कहां है ये चेक करना हमारा टारगेट हो गया, राइट। आगे बात समझ में आपको। तो अब मैं gx की वैल्यूज 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। अगर इस काम के लिए मैं फिर से gx की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं कि gx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे यहां पर हमने देखा कि यह हमेशा 0 या 0 से स्मॉलर आया, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 0 या 0 से स्मॉलर आ गई है। यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि ये gx की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए, यानी हर वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू को भी अगर 0 से बड़ा कर दिया जाए तो बाकी सारी वैल्यूज अपने आप 0 से बड़ी हो जाएंगी, यानी हमारा टारगेट हो गया एक तरह से gx की मिनिमम वैल्यू को चेक करना। तो अब मैं इस काम के लिए डिफरेंशिएट कर लूंगा। gx को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, g डैश x आ जाएगा, ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक छोटा सा काम करें, यहां पर +1 -1 कर दें, वरना u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम इस जगह पर फंक्शन को इस तरह से ट्रीट कर लेते हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1। हमने यहां +1 -1 करके इसके दो टुकड़े कर दिए, x +1 अपॉन x +1 -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस
1 अपॉन 1 प्लस एक्स ऐसे लिख दिया जाए इस फंक्शन को, राइट? आप समझ गए? ऐसा करने से डिफरेंशिएशन आपका रिलेटिवली इजी हो जाएगा। ln 1 प्लस एक्स का ये डेरिवेटिव हो गया, -1 का 0 हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया जाए, यहां से आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स -1, यानी आपको डेरिवेटिव मिला x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 0 एज द क्रिटिकल पॉइंट of gx function. gx का coefficient positive है, rest all terms are positive, so here you will get positive sign and here you will get negative sign. ये हमने साइन डायग्राम बना लिया है g डैश x का, यानी कि डोमेन क्या था? -1 टू इंफिनिटी, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और 0 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। सो नाउ जस्ट एनालाइज इट। 0 तक -1 से शुरू हो रहा है फंक्शन डिफाइन होना, क्योंकि डोमेन -1 ऑनवर्ड्स है, -1 टू 0 डिक्रीजिंग एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग आफ्टर 0 टिल इंफिनिटी, टिल द लास्ट एंड ऑफ द डोमेन। डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब 0 पर मिनिमम वैल्यू आ गई, इट इज गोइंग डाउन टिल 0 एंड देन इट इज कमिंग अप ऑनवर्ड्स 0। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कहां आई है फंक्शन की? x इज इक्वल टू 0 पर, राइट? सो विल से दैट g मिनिमम इज इक्वल्स टू G0, और G0 आप कैलकुलेट कर लीजिए, G0 आ जाता है ln1 माइनस 0, राइट? सो इट इज 0। मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 0 आ रही है। अगर मिनिमम वैल्यू 0 है तो बाकी सब वैल्यूज भी 0 या 0 से ग्रेटर ही होंगी। इक्वालिटी कहां आ रही है? 0 कहां हो रहा है? x इज इक्वल टू 0 पर, एल्स वेयर इट इज कमिंग ग्रेटर देन 0। तो gx का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, हमेशा। हमेशा का मतलब अपने पूरे डोमेन में। एंड व्हाट इज इट्स डोमेन? ग्रेटर देन -1। ओके, सो फॉर all x belongs to -1 to infinity. ओके, तो फाइनली राइट साइड का इनइक्वालिटी भी -1 टू इंफिनिटी के लिए ट्रू था, और लेफ्ट साइड वाला इनइक्वालिटी भी -1 टू इंफिनिटी के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये कंप्लीट इनइक्वालिटी -1 टू इंफिनिटी के लिए ट्रू ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था कि ये इनइक्वालिटी दिस होल्ड्स ट्रू फॉर x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये सही है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट मींस यू हैव टू पिक द वन ओनली। लेस देन इक्वल टू 0, -1 टू इंफिनिटी के लिए ट्रू हो रहा है, सो हियर दिस b becomes the correct option. -1 to 0 is its subset, greater than 1 is also its subset, but the most appropriate answer of this question is -1 to infinity. So in this way, using maxima minima, we will handle these kind of inequalities. यहां पर जब भी आपको x के फंक्शंस किसी इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ मिलें, आपको उसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए, या आपको उसे प्रूव करने के लिए कहा जाए, या आपको सेलेक्ट करना हो कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, तो क्या करें? x के सारे फैक्टर्स उठाकर एक तरफ ले जाइए, उसे लेस देन या ग्रेटर देन 0 से कंपेयर कीजिए, और इस काम के लिए मैक्सिमा मिनिमा यूज करके उस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने अभी देखा। I hope the solution is clear to each and everyone. Okay, let's move on to the next profile. ये जो एक और दूसरा पैटर्न था, अब हम इसकी भी बात करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ नंबर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। 1.32 रेज्ड टू द पावर 1.79 ग्रेटर देन 1.79 रेज्ड टू द पावर 1.32. Now it is not practically feasible without using any calculator to identify this number. ओके, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर यूज करके नहीं, कैलकुलेटर के बिना नहीं निकाल सकते, isn't it? दूसरी बात, अप्रोक्सीमेशन आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स इतने क्लोज हैं एक दूसरे के कि अप्रोक्सीमेशन में भी आप बहुत क्लोज आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लाइक 5.481 एंड दिस इज 4.18, सो क्लोज। 7.1 एंड 6.9, 2.1 एंड 1.9, isn't it? तो अप्रोक्सीमेशन के साथ भी हम इन नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और ऐसे केस में अगर कहीं अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल भी हो तब भी बहुत केयरफुली आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत ही सुटेबल अप्रोच बनता है। कैसे बनता है? ध्यान से देखिए। आप इस जगह एक खास बात है, ये जो चारों इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इनमें से कौन सी सही है ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए इन इनइक्वालिटीज को ध्यान से देखिए। इनमें नंबर्स का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। 1.32 रेज्ड टू द पावर 1.79,
1.79 raised to the power 1.32. X power y, y power x. Here also x power y, y power x. X power y, y power x. X power y, y power x. इस फॉर्मेट में ये दी हुई है, लेकिन अब इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हम कोई फंक्शन तो पिक कर नहीं पा रहे। लेकिन अभी अभी जो मैंने एक बात सोची थी, यहां 1.32 है, यहां 1.79 है, और यहां 1.79 और यहां 1.32 है। मैं इस 1.32 को इधर 1.32 की तरफ ही ला सकता हूं और ये 1.79 उठाकर 1.79 की तरफ ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं आप जरा ध्यान से देखिए, इस तरीके से ला सकता हूं। ये 1.32 है, 1.32 रेज्ड टू द पावर 1 अपॉन 1.32 ग्रेटर देन 1.79 रेज्ड टू द पावर 1 अपॉन 1.79। इस इनइक्वालिटी में जो डेटास दिए हुए हैं उन्हें इस तरह से रीअरेंज किया जा सकता है। किया जा सकता है या नहीं? इफ दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि 1.32, 1.79 ऑल दीज आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, ग्रेटर देन 1 है। हम यहां पर इस तरह से इनको रीअरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला जो इनइक्वालिटी है इसे भी रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए। ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अब मैं इसे ध्यान से देखकर एक फंक्शन इमेजिन कर सकता हूं। क्या? x पावर 1 अपॉन x। ये जो x पावर y, y पावर x बन रहा था, हम जब कैलकुलस लगाएंगे तो दो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए हम कैलकुलस अप्लाई कर पाएंगे, isn't it? तो यहां पर x पावर y, y पावर x से काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, सारा x या y का जो डेटा था उनको सेपरेट कर लिया। अब अगर मैं इस नंबर को ध्यान से देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि x पावर 1 अपॉन x एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1.32 पर निकाली जा रही है और उसी फंक्शन की 1.79 पर वैल्यू निकाली जा रही है। अब मेरा काम हो जाएगा, मैं यहां इसको देखकर यह डिसाइड कर सकता हूं कि x पावर 1 अपॉन x फंक्शन पिक कर लिया जाए और यह देखा जाए कि इस फंक्शन की 1.32 पर वैल्यू ज्यादा आती है या 1.79 पर वैल्यू ज्यादा आती है। बात आ गई समझ में? तो हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। हो सकता है कि इस सेकंड इनइक्वालिटी में कोई डिफरेंट फंक्शन बने, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे आपको, इसलिए मैंने एग्जांपल इस तरह का लिया जिसमें आपको डिफरेंट फंक्शन के साथ काम नहीं करना पड़े। जब आप इसे भी इस तरह से रीअरेंज कर रहे हैं तो यहां पर भी सेम फंक्शन से ही काम चल रहा है। x पावर 1 अपॉन x फंक्शन की 5.81 पर वैल्यू और 4.18 पर वैल्यू का कंपैरिजन किया जा रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, isn't it? इसी तरह से इस वाले केस को देखिए, 7.9, 6.9, 7.1 एंड 6.9, इसको भी मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया। यहां पर भी सेम फंक्शन है, 7.1 पर और 6.9 पर वैल्यूज का कंपैरिजन किया जा रहा है और यहां पर भी सेम फंक्शन है, यहां 2.1 और 1.9 पर फंक्शन की वैल्यूज का कंपैरिजन किया जा रहा है। यानी हमने इस इनइक्वालिटीज को रीअरेंज करके एक नए फॉर्मेट में लिखा और वहां हमें फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया कि x पावर 1 अपॉन x फंक्शन सेलेक्ट किया जाए और डिफरेंट नंबर्स पर उस फंक्शन की वैल्यूज को कंपेयर कर लिया जाए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कौन से नंबर पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है। यह काम आप मोनोटोनिसिटी से कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हायर वेरिएबल पर वैल्यू ज्यादा आएगी या लेसर वेरिएबल पर वैल्यू ज्यादा आएगी। इस तरह का एनालिसिस हम मैक्सिमा मिनिमा में या मोनोटोनिसिटी में इस तरह का काम कर सकते हैं। तो x पावर 1 अपॉन x फंक्शन पिक करेंगे और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कैलकुलस अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से हम इन इनइक्वालिटीज में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फंक्शन हमारे पास आ चुका है। अब हम यहां फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं x टू द पावर 1 अपॉन x। ये सेलेक्ट करना ही इंपॉर्टेंट टास्क है कि एक बार आपको फंक्शन समझ में आ गया तो अब डिफरेंशिएट करके कैलकुलस अप्लाई करना वो तो हो ही जाएगा। तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। यहां पर भी देखिए डिफरेंशिएशन के लिए आप लॉग लेकर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था वहां पर आपने देखा था, मेरे डिफरेंशिएशन के वीडियोस में आपने देखा है कि बिना लॉग लिए भी हम इसे वन लाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं उसी तरीके से इसे डिफरेंशिएट करूंगा। f डैश x निकाला मैंने, मैं पहले इसे x a बिना डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो मैं इसे पहले a पावर x की तरह से ट्रीट कर रहा हूं। a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x, लेकिन पावर में 1 अपॉन x है, साथ में ln a आता है और 1 अपॉन x जो पावर में है उसका भी डेरिवेटिव आएगा चेन रूल लगाते हुए, राइट। उसके बाद प्लस, अब मैं पावर को कांस्टेंट ले रहा हूं, दिस इज x पावर n।
x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है 1/x यानी n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को एक बार a पावर x की तरह से ट्रीट किया और एक बार x पावर n की तरह से ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट किया। ये टेक्निक और इस पर बहुत प्रैक्टिस मैंने आपको डिफरेंशिएशन में करवा रखी है एंड आई होप वो आपको पता है। नहीं पता है तो आप डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा और वहां पर इस तरह के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं इसके ऊपर बहुत काम हमने किया है। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा x टू द पावर 1/x माइनस 2 इंटू ln x विद नेगेटिव साइन और यहां से भी प्लस x टू द पावर 1/x माइनस 2। ये फैक्टर्स हमारे कॉमन हैं, 1/x माइनस 2 ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा माइनस ऑफ ln x प्लस 1। चूंकि जो फंक्शन x पावर 1/x है डोमेन इसका पॉजिटिव ही रहने वाला है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आने वाली हैं और जो हमने अभी जो चारों इनइक्वालिटीज दी हुई थी उन सब में पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो उसको देखते हुए मैं बोल सकता हूं कि ये जो पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और इसकी वजह से एक क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है और वो होगा x इज इक्वल्स टू e। x इज इक्वल्स टू e इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट और f डैश का साइन e ऑनवर्ड्स ln x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, e ऑनवर्ड्स ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, लेस देन e पर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी e तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, e के बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, e पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ओके, f मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई यानी e टू द पावर 1/e। जो हमने फंक्शन सेलेक्ट किया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू e टू द पावर 1/e है, लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं था, हमारा पर्पस मैक्सिमम वैल्यू निकालना नहीं था, हमारा पर्पस तो उस फंक्शन को चेक करना था। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन है ये ऑनवर्ड्स e नेगेटिव डेरिवेटिव देता है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है और बिफोर e इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए जरा एक बार हम उस इनइक्वालिटीज पर आते हैं। हमने जो आइडेंटिफाई किया उसके बेसिस पर हम काम कर लेते हैं। हमने ये देखा कि ये जो x टू द पावर 1/x फंक्शन है e तक e ऑनवर्ड्स डेरिवेटिव पॉजिटिव देगा, e से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव देगा एंड e ऑनवर्ड्स नेगेटिव देगा। तो इधर तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है और इधर ये फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। इज दिस क्लियर? अब एक एक करके हम चारों केसेस को चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 1.32 पर और 1.79 पर कंपेयर की जा रही है। 1.32 1.79 ये दोनों ही नंबर्स e से स्मॉलर होंगे। अगर ये दोनों e से स्मॉलर हैं तो 1.32 और 1.79 इधर ये फंक्शन इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएगा यानी हायर डेटा पर ज्यादा वैल्यू देगा, ग्रेटर वैल्यू पर x की ग्रेटर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। 1.32 और 1.79 में से ग्रेटर कौन है? 1.79। इसका मतलब 1.79 ग्रेटर होना चाहिए और 1.32 स्मॉलर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो 1.32 और 1.79 ये e के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होंगे। हम चाहें तो इसको लोकेट करके देख सकते हैं। यहां पर मैं प्लेस कर देता हूं 1.32, यहां कहीं होगा 1.32, एक डेटा है 1.79 लेफ्ट साइड में होंगे और इधर फंक्शन इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। इसका मतलब 1.79 पर वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दिस इज नॉट करेक्ट। दूसरा देखते हैं 5.81 एंड 4.18 ये दोनों नंबर्स e के कंपैरिजन में राइट साइड में एग्जिस्ट करेंगे। e से बड़े हैं ये दोनों ही नंबर्स, इन दोनों को भी यहां प्लेस कर दिया जाए। ये हो जाएगा 4.81 4.18, दिस इज 4.18 और दूसरा नंबर है 5.81, ये है 5.81। इस साइड पर फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो 5.81 पर वैल्यू लेस आएगी और 4.18 पर वैल्यू ग्रेटर आएगी। फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, 4.18 पर जो वैल्यू देगा उससे भी लेस हो जाएगा 5.81 पर, और यहां पर इसने 4.18 पर स्मॉलर बताया है जबकि 4.18 पर तो वैल्यू ग्रेटर आ रही है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये वाला बी ऑप्शन भी हमारा यहां गलत है। सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 7.1 एंड 6.9 ये दोनों नंबर्स भी इधर राइट साइड ऑफ ई पर ही एग्जिस्ट करते हैं, यहीं एग्जिस्ट करते हैं। 6.9 एंड 7.1, दिस इज 6.9 एंड दिस इज 7.1, यहीं एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर भी आप देखिए
डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है फंक्शन, ऑनवर्ड्स ई डिक्रीजिंग ट्रेंड है फंक्शन का। अगर इधर की तरफ डिक्रीजिंग है तो 7.1 पर वैल्यू फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, 6.9 पर वैल्यू 7.1 के कंपैरिजन में ग्रेटर होगी। इसका मतलब 7.1 पर वैल्यू कम आना चाहिए और 6.9 पर वैल्यू ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब बचा केवल डी ऑप्शन, तो ऑब्वियसली यही करेक्ट होना चाहिए। लेकिन चलिए उसको भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। 2.1 एंड 1.9 को कंपेयर किया जा रहा है। ई के लेफ्ट साइड में होंगे ये दोनों डेटास, 2.1 एंड 1.9। कहां पर एग्जिस्ट करेंगे हम चेक कर लेते हैं। 2.1 1.9 दोनों लेफ्ट साइड में है और 2 ये दोनों ही इधर एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर आएंगे ई के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होंगे। दिस इज 1.9 एंड दिस इज 2.1, राइट। और इधर फंक्शन का ट्रेंड इंक्रीजिंग है, तो 1.9 पर जो वैल्यू आ रही है उसके बाद अगर आपने x को फर्दर बढ़ा दिया यानी 2.1 पर कर दिया तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि फंक्शन का ट्रेंड इंक्रीजिंग है। यानी 2.1 पर वैल्यू ग्रेटर आना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स वैल्यू एट 1.9। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों इनइक्वालिटीज में से डी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, आपने उन नंबर्स को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने से आपको फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया। हो सकता है कि यहां पर कुछ एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते थे, हो सकता है अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग फंक्शन पिक करके काम करने की जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि अगर जेई एडवांस में जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ भी जाती है, डेटा भी थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, तो इस वजह से आपको अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग फंक्शन भी मिल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा एग्जांपल लिया जिससे आपको तुरंत कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आप काम भी कर पाएं, राइट। तो इस तरह से हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और फंक्शन सेलेक्ट करके उसके ऊपर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आइडेंटिफाई अप्लाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं यहां पर फंक्शन को पिक करना बहुत जरूरी होता है कि करेक्ट फंक्शन आपका सेलेक्ट हो, और उसके लिए डेटास को रीअरेंज करने की जरूरत है। लेकिन बच्चों इसके लिए जरूरी है थोड़ा और प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चंस की जाए। ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ये एग्जांपल्स हमारी जो जेई एडवांस की जो एक्सरसाइज शीट्स हैं, जो रेगुलर स्टडी मटेरियल है, जो हम सभी हमारे ऑनलाइन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाते हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको सारी बात समझ में आ गई है। तो रेगुलरली इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि और किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर हम आपको इस तरह के शॉर्ट वीडियोस दें, ताकि आपकी लर्निंग फास्ट हो, ग्रेस्पिंग अच्छी हो और आप उनको अप्लाई करते हुए और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के इस सीरीज में रेगुलर बने रहिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का सेशन जब भी आए आपको वो अलर्ट मिल जाए और आप उसको देख पाएं और उससे प्रैक्टिस कर पाएं। शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में सबका हेल्प मिले और वो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप बना सकें। और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर काम करना आपको कैसा लग रहा है। वीडियो से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया, राइट। ये सारी बातें आप उसमें जरूर मेंशन कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट भी बताइए कि और कौन से कॉन्सेप्ट्स पर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।